Hello everyone, welcome to UPSC Academy. So we are discussing Economics Optional 2020 paper on solutions. So our today's question is describe Lewis model of development in an economy with unlimited supply of labor. Is Lewis model really capital driven? Give reasons. So basically थ्री पार्ट्स हैं क्वेश्चन के. हमें पहले लेविस मॉडल को डिस्क्राइब करना होगा, उसके प्रोसेस को, कैसे ये मॉडल काम करता है, और फिर हमें बताना होगा कि वेदर दिस मॉडल इज कैपिटल ड्रिवन और नॉट. Yes, of course it's capital driven, but is it really necessarily capital driven or not? अगर वो necessarily capital driven है तो उसके reasons देने हैं, और अगर नहीं है तो उसके reasons देने हैं. तो basically आर्थर लेविस मॉडल जो है हमारे लेविस साहब ने डेवलप करा था, और उनका मानना था कि एक ट्रेडिशनल इकोनॉमी को मॉडर्न हाईली पेड इकोनॉमी के अंदर कन्वर्ट किया जा सकता है बाय द प्रोसेस ऑफ स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन. वो स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगा? बेसिकली हमें सब्सिस्टेंस सेक्टर जो होता है, जो ट्रेडिशनल सेक्टर होता है, जो कि जिसमें कि जो वेजेस होती हैं और प्रोडक्टिविटी होती है काफ़ी लो होती है, उसको हमें ट्रांसफर करना है उस सरप्लस लेबर को मॉडर्न सेक्टर में. और जब वो मॉडर्न सेक्टर में ट्रांसफर हो जाएगी सरप्लस लेबर, तो जो रियल वेजेस हैं और जो प्रोडक्टिविटी है स्लोली एंड स्लोली ट्रेडिशनल सेक्टर में भी राइज होने लगेगी, और मॉडर्न सेक्टर में तो राइज होंगी ही होंगी, क्योंकि वहां पे तो मॉडर्न मोड्स ऑफ प्रोडक्शन यूज हो रहे होंगे. तो अब इसके कुछ क्रिटिसिज्म भी है, हम देखेंगे जैसे जैसे हम इस मॉडल को डेवलप करेंगे. साथ साथ मैं आपको इसका क्रिटिसिज्म, लिमिटेशंस बताता जाऊंगा, और एंड में फिर हम उन लिमिटेशंस को भी कंपाइल कर देंगे, और ये भी बताएंगे कि कैपिटल ड्रिवन क्यों नहीं है, और उसके रीजंस भी देंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. पहले मॉडल को एक्सप्लेन करते हैं. तो मॉडल की कुछ अजम्पशंस हैं, बेसिकली चार मोस्ट इंपोर्टेंट अजम्पशंस हैं, और भी काफी अजम्पशंस हैं, बट ये चार सबसे मेजर अजम्पशंस हैं, इनके ऊपर ये बेस है. तो ये चार सफिशिएंट है डिस्कस करने के लिए और एक आइडिया फॉर्म करने के लिए. सो फोर अजम्पशंस आर लाइक देयर इज अ लार्ज पूल ऑफ सरप्लस लेबर. सबसे पहली चीज तो ये कि सरप्लस लेबर है इस इकोनॉमी के अंदर, और सरप्लस लेबर का मतलब जब वो होता है, सरप्लस लेबर का मतलब ये नहीं होता है कि आपकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है. सरप्लस लेबर का मतलब ये होता है कि जो आप लेबर एम्प्लॉय कर रहे हो उसकी प्रोडक्टिविटी जीरो को क्रॉस करके नेगेटिव में जा चुकी है, या तो वो जीरो हो चुकी है लेबर प्रोडक्टिविटी, इतनी ज्यादा लेबर है आपके पास, और लेबर जिस पे काम कर रही है, या तो आप लगा दीजिए फार्म के ऊपर या मशीन के ऊपर, इतनी ज्यादा लेबर एम्प्लॉय कर रखी है आपने कि जो अगर आप एक लेबर को वापस ले लें तो टोटल प्रोडक्ट में कोई डिक्लाइन नहीं होएगा. तो ये एक मेजर अजम्पशन है. सेकंड अजम्पशन ये है कि एंटरप्रेन्योर जो होते हैं प्रॉफिट को री इन्वेस्ट करते हैं हर साल. क्या ऐसा होता है? नहीं, ऐसा जरूरी तो नहीं है. तो साथ में ये क्रिटिसिज्म भी है, ऐसा नहीं है जरूरी. क्यों? क्योंकि देखिए आप अभी स्टॉक मार्केट इंडिया में राइज कर रहा है काफी टाइम से, लेकिन इंडिया की इन्वेस्टमेंट रेट देखी जाए तो वो अराउंड 27 to 28% है. तो कहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी तो है, और प्रॉफिट अर्न भी कर रहे हैं, और वेल्थ भी इंक्रीज हो रही है कैपिटलिस्ट की, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट कहाँ कर रहे हैं? सो इन्वेस्टमेंट के बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, तो हम ये कंसिडर नहीं कर सकते हैं कि प्रॉफिट आया तो वो री इन्वेस्ट ही होगा. वो होल्ड भी करा जा सकता है. कब तक? जब तक इन्वेस्टर को कॉन्फिडेंस ना फील हो कि हाँ अब और फर्दर प्रॉफिटेबिलिटी राइज होगी, तो वो इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा. तो ये एक क्रिटिसिज्म भी है. थर्ड अजम्पशन है वेजेस इन सब्सिस्टेंस सेक्टर इज डिटरमिन्ड बाय एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर. तो जो सब्सिस्टेंस सेक्टर होता है फ्रेंड्स, उसके अंदर जो होती है वेजेस, वो कैसे डिटरमिन होती है? एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर पे. मैं इस पे आपको थोड़ी इकोनॉमिक इंट्यूशन देना चाहूँगा. एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर APL से हम स्टैंड करते हैं. ऐसा इसलिए होता है, सपोज कीजिए ये आपका एक फैमिली फार्म है और आप 10 मेंबर्स हैं. तो 10 मेंबर्स का इक्वल राइट है सबका इस फार्म पे काम करने का, और इस फार्म के रिक्वायरमेंट जो है पे काम करने की एक फार्म पर 5 की है, और 5 जो है वो 10 प्रोड्यूस करेंगे यूनिट्स ऑफ, कह लीजिए राइस. 5 लेबर इनफ है इस एक पीस ऑफ लैंड पे 10 यूनिट ऑफ राइस प्रोड्यूस करने के लिए, लेकिन एम्प्लॉय कितनी की गई है? 10. और क्यों? क्योंकि पूरी फैमिली डिपेंडेंट है इस फार्म पे, तो काम तो सभी करेंगे, और अगर काम ना भी करे, सिर्फ 5 ही करें, तो ये जो 10 यूनिट्स ऑफ राइस है ये सब में डिवाइड होगा. तो यानी 10/10, यानी 10 लेबर और 10 टोटल प्रोडक्शन थी, तो कितना हुआ? 1. यानी अब ये हर बंदे को क्या मिल रहा है? एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर मिल रहा है, और वही उसकी वेज है, रियल वेज.
ओके, तो सब्सिस्टेंस सेक्टर में ऐसा होता है, यहाँ पे कोई सिंगल एंटरप्रेन्योर नहीं होता है कि जो डिसाइड कर पाएगा कि मुझे कहाँ तक लेबर एम्प्लॉय करनी है, कितनी लेबर एम्प्लॉय करनी है, बट ये कॉमन प्रॉपर्टी होती है। तो इसीलिए यहाँ पे एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर से रियल वेज डिसाइड होती है, बट मॉडर्न सेक्टर में ऐसा नहीं होता है। वहां तो आपको पता है क्या होता है, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर इक्वल टू रियल वेजेस होता है, या फिर वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर एमपीपी इक्वल टू नॉमिनल वेज होता है। ये पता है आपको इक्वेशन, क्योंकि अगर वो नॉमिनल वेज इस प्रोडक्ट के रेवेन्यू से ज्यादा देगा तो उसे लॉस होगा, तो यानी प्रॉफिट मैक्सिमाइजर ऐसे काम करता है, वो वेज मार्जिनल प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग देता है, लेकिन सब्सिस्टेंस सेक्टर में एवरेज प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग होता है। अब इसी बात को ज्यादा बेटर एक्सप्लेनेशन के लिए मैं आपको डायग्राम से समझाने वाला हूं। तो चलिए ये देखिए, हमारा ट्रेडिशनल सेक्टर का डायग्राम है जहां पे कैसे डिटरमिन होगी रियल वेज, और ये हमारा मॉडर्न सेक्टर है, पार्ट ए। अब मैं इसे थोड़ा डाउनवर्ड शिफ्ट करता हूं ताकि पूरा डायग्राम दिखे। अब यहाँ पे ये वाई एक्सेस पे टोटल प्रोडक्ट है, एक्स एक्सेस पे यहाँ पे लेबर है, लेबर कितनी एम्प्लॉय की जा रही है। अब ये आपको पता है प्रोडक्शन फंक्शन कर्व है, टोटल प्रोडक्ट कर्व है ये, और ये टोटल प्रोडक्ट कर्व किस पे बेस्ड होता है फ्रेंड्स, ये बेस्ड होता है टेक्नोलॉजी पे एक तो, और या कैपिटल स्टॉक पे, और ये दोनों ही चीजें मैंने इस के अंदर इंक्लूड कर ली है। अब इस के अंदर फार्म लैंड इंक्लूडेड है, कैपिटल मशीन नहीं इंक्लूड किया मैंने क्योंकि ये सब्सिस्टेंस सेक्टर है, तो मैंने एग्रीकल्चर का एग्जांपल लिया है, तो एग्रीकल्चर का एक फार्म लैंड मैंने इस के अंदर इंक्लूड कर लिया है। अब एक फार्म के ऊपर अगर आप जब लेबर एम्प्लॉय करेंगे तो उसका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो होगा, टोटल प्रोडक्शन मैक्सिमम टोटल प्रोडक्शन जो आ रही होगी उसकी, ये कर्व उसको एक्सप्लेन करेगा। इसी के अंदर टेक्नोलॉजी भी इंक्लूड कर रखा है मैंने, तो मैंने एज्यूम करा है कि एक कांस्टेंट टेक्नोलॉजी है और एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ पीस ऑफ लैंड है, और उसके अकॉर्डिंग आपका टोटल प्रोडक्ट कर्व है। ओके, अब ये आप चीज समझ गए। अब इस टोटल प्रोडक्ट कर्व से ही हम लोग, आपने देखा होगा जो स्कूल में जो इकोनॉमिक्स पढ़ाई जाती है, स्कूल बेस्ड इकोनॉमिक्स जो 11th-12th में माइक्रो इकोनॉमिक्स आपको पढ़ाई जाती है, उसमें आपने देखा होगा 3 स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, ये फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, फिर थर्ड स्टेज, ये प्रोडक्शन के स्टेजेस होते हैं। और फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, आपका जो टोटल प्रोडक्ट होता है इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होता है, इसीलिए जो है मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व, सपोज कीजिए इसको मैं कंप्लीट करूं तो मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व राइज हो रहा होगा, ठीक है। लेकिन फिर जब सेकंड स्टेज सेट होती है तो हमारा जो टोटल प्रोडक्ट कर्व है वो डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज होता है, तो इसीलिए हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व जो है डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है। तो ये समझ गए आप कि कैसे डिराइव होता है। और जब टोटल प्रोडक्ट कर्व मैक्सिमम पे पहुंच जाता है तो मार्जिनल प्रोडक्ट जीरो आ जाता है, और उसके बाद भी अगर हम प्रोडक्शन कंटिन्यू करते हैं तो मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव टेरिटरी में चला जाता है। इसी से एवरेज प्रोडक्ट भी डिटरमिन होता है, और एवरेज प्रोडक्ट जब तक राइज करता है जब तक कि मार्जिनल प्रोडक्ट उसे कट करके उससे बिलो ना चला जाए। ये सब आप समझ गए हैं। अब चलते हैं कि यहाँ पे कैसे डिसाइड हुई रियल वेज। अब यहाँ पे हमने क्या बात करी थी, सब्सिस्टेंस सेक्टर में रियल वेज डिसाइड होगी बेस्ड ऑन एवरेज प्रोडक्ट कर्व, एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर। अब ये WA यानी वेज इन एग्रीकल्चर इक्वल्स टू किससे डिटरमिन होके आ रहा है, एवरेज प्रोडक्ट से। क्योंकि देखिए सब्सिस्टेंस सेक्टर में आपके पास लेबर तो सरप्लस है, सो लेबर सरप्लस है आपके पास, तो क्या करेंगे आप, जब तक सारी लेबर उस लैंड पे नहीं लग रही, यानी उससे अगर एक यूनिट भी इंक्रीज हो रहा है टोटल प्रोडक्शन में, अब आपको एक यूनिट भी टोटल प्रोडक्शन में इंक्रीज हो रहा है तो लेबर तो सरप्लस है, उसे एम्प्लॉय करते जाएंगे। आप जब तक करते जाएंगे जब तक कि आपको ये ना महसूस हो कि अब एक्स्ट्रा जो आउटपुट है वो इंक्रीज हो ही नहीं सकता है, वो डिक्रीज होने लग गया है। तो यानी मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व जब तक जीरो नहीं हो जाएगा तब तक आप लेबर एम्प्लॉय करेंगे सब्सिस्टेंस सेक्टर में, क्योंकि आपको वहां पे टोटल प्रोडक्शन बढ़ानी है और वहां पे लेबर सरप्लस है, आइडल भी बैठी हुई है, तो आप इसलिए वहां पे लेबर मैक्सिमम बढ़ाएंगे। और प्रॉफिट अर्नर तो कोई है नहीं, क्योंकि सब्सिस्टेंस मतलब होता है सिर्फ सर्वाइवल, सबको अपनी भूख मिटानी है, कंजम्पशन इतनी करनी है कि सर्वाइव कर सके, तो वो मैक्सिमम आउटपुट प्रोड्यूस करेंगे, ना कि प्रॉफिट के चक्कर में रहेंगे। और इसी से हम डिराइव करेंगे कि फिर हमारा एवरेज प्रोडक्ट कर्व कितना बन रहा है,
कितनी वैल्यू आ रही है एवरेज प्रोडक्ट कर्व पे इस इतनी अमाउंट ऑफ लेबर की, और वो हमारी होगी वेज इन एग्रीकल्चर सेक्टर। अब देखिए ये है हमारा मॉडर्न सेक्टर, यहाँ पे कैसे काम करेंगे। अब ये हमारा सिमिलरली टोटल प्रोडक्ट कर्व में क्या को हमने लिखा है यहाँ पे वाई एक्सिस पे, और ये टोटल प्रोडक्ट कर्व है, और ये हमारा लेबर है यहाँ पे एक्स एक्सिस पे। और आप देख सकते हैं वहां पे तो जो थी हमारी कैपिटल यानी जो पीस ऑफ लैंड था वो फिक्स्ड था, और टेक्नोलॉजी भी फिक्स थी। अब यहाँ पे क्या है, टेक्नोलॉजी तो फिक्स्ड है लेकिन कैपिटल जो कि मशीनरी इंक्लूड करा गया है मॉडर्न सेक्टर में वो इंक्रीज हो रही है, K1 से K2 हो गई, K3 हो गई, और जैसे जैसे ये मशीन्स की जो क्वांटिटी है वो इंक्रीज होएगी तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी यानी कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्शन भी फर्म की इंक्रीज होएगी। लेकिन ये इंक्रीज होएगी कैसे, अब उसके बारे में जानते हैं हम कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और एंटरप्रेन्योरियल सेक्टर में, मॉडर्न सेक्टर में क्या वो फैक्टर्स होते हैं जो इसको अपवर्ड शिफ्ट करने में हेल्प करते हैं। तो देखिए आपको पता है इसको तो प्रॉफिट अर्न करना है, तो प्रॉफिट अर्न करने की कंडीशन क्या होती है, वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट VMP इक्वल टू क्या होगा, वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट इक्वल टू वेजेस जितनी प्राइवेट सेक्टर दे रहा है। ये प्रॉफिटेबिलिटी की मैक्सिमाइजेशन ऑप्टिमैलिटी की कंडीशन आती है, ऑप्टिमल लेबर यहां पर होगी। ओके, तो अब ये देखिए फर्स्ट जो कैपिटल स्टॉक था, सपोज कीजिए ये 100 यूनिट्स था, ये 150 था, ये 200 था। ओके, अब 100 यूनिट्स की कैपिटल के अकॉर्डिंग एक डिमांड कर्व आएगा, यानी एक मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व आएगा, और वो जो मार्जिनल प्रोडक्ट होगी उसकी जो वैल्यू होगी VMP होगी वो इक्वल्स टू मनी वेज होगी, या फिर हम ये कह सकते हैं W अपॉन प्राइस में कर दूं, नीचे ले जाऊं यहाँ पे इस साइड तो यानी रियल वेज होगी। ओके, किसी भी फॉर्म में आप लिख सकते हैं, मैंने वाई एक्सेस पे रियल वेज लिखा है तो इसलिए मार्जिनल प्रोडक्ट है ये। अगर मैं नॉमिनल वेज लिखता तो ये वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व होता, तो ये है मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व। ओके, तो अब मार्जिनल प्रोडक्ट इक्वल्स टू जब तक के मॉडर्न सेक्टर में जो रियल वेज है उसके अकॉर्डिंग नहीं होता तब तक लेबर एम्प्लॉय करेगा एंटरप्रेन्योर। अब बात ये आती है कि आप कह सकते हो कि सर ये आपने जो है ये क्यों करा है कि ये हॉरिजॉन्टल ले लिया आपने रियल वेज, यानी WM स्टैंड्स फॉर रियल वेज इन मॉडर्न सेक्टर, और ये रियल वेज इन मॉडर्न सेक्टर हमेशा यानी WA स्टैंड फॉर रियल वेज इन एग्रीकल्चर सेक्टर से ऑलमोस्ट 30% लगभग एम्पेरिकली टेस्ट करा गया 30% हायर होगी, क्योंकि वो चाहिए इंसेंटिव ताकि रूरल सेक्टर से एक माइग्रेंट लेबर माइग्रेट कर सके मॉडर्न सेक्टर में, तभी तो करेगा जब उसे कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा, तो ये हमेशा इससे हायर होगी। लेकिन ये हॉरिजॉन्टल क्यों है, ये हॉरिजॉन्टल इसलिए कि ये एज्यूम करा लेविस ने कि परफेक्ट कंपटीशन होता है लेबर मार्केट में, बट क्या ऐसा होता है, नहीं ऐसा नहीं होता है। यही इसका क्रिटिसिज्म भी है। लेविस ने एज्यूम करा कि परफेक्ट कंपटीशन होगा लेबर मार्केट में और लेबर ट्रांसफर होती रहेगी मॉडर्न सेक्टर में जब तक कि सरप्लस लेबर खत्म ना हो जाए, और जब सरप्लस लेबर खत्म हो जाएगी फॉर एग्जांपल इस पॉइंट पर, तब लेबर सप्लाई कर्व अपवर्ड राइज होना शुरू होगा। ओके, और जब ये अपवर्ड होना शुरू होएगा तभी मॉडर्न सेक्टर की वेजेस और एग्रीकल्चर सेक्टर की वेजेस भी इक्विलिब्रियम यानी दोनों इक्वालिटी की तरफ मूव करना शुरू करेंगे, क्योंकि यहाँ से सरप्लस लेबर खत्म हो जाएगा। तो जैसे ही लेबर मार्केट स्क्वीज होगी, लेबर मार्केट की सप्लाई जो है कंट्रोल में आएगी, सरप्लस चीज जो सरप्लस लेबर है वो खत्म होएगी, तो यानी बार्गेनिंग पावर ऑफ लेबर बढ़ेगी और रियल वेजेस दोनों सेक्टर में बढ़ेंगी। तो ये इन्होंने एज्यूम करा, बट इसका क्रिटिसिज्म ये है कि ऐसा नहीं होता है। जो डुअल इकोनॉमी होती है, इमर्जिंग इकोनॉमी होती है, वहां तो परफेक्ट कंपटीशन वैसे ही काम नहीं करता है लेबर में। और दूसरा ये, अगर हम ये भी एज्यूम कर लें कि मॉडर्न अगर कि हमारे जो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस है वो बहुत एफिशिएंट है और वो परफेक्ट कंपटीशन को मेंटेन करके रखते हैं, तो भी ये काम इसलिए नहीं करेगा क्योंकि दो रीज़न हो सकते हैं। एक तो ये हो सकता है कि जो लेबर एम्प्लॉय हो जाएगी, फॉर एग्जांपल ये जो लेबर एम्प्लॉय होगी 0 to L1, ये जैसे ही मॉडर्न सेक्टर के अंदर जाएंगे लेबर यूनियन फॉर्म कर लेंगे और फिर ये लेबर को की बार्गेनिंग पावर को और रियल वेजेस की हायर डिमांड करा करेंगे।
तो यानी ये कर्व जो है हॉरिजॉन्टल फिर नहीं रहेगा। और दूसरा रीजन ये भी हो सकता है कि मॉडर्न सेक्टर वाला बंदा जो है वो एफिशिएंट वेज थ्योरी के बेसिस पे काम करे तो भी इंक्रीजिंग स्लोप हो जाएगी। तो ये क्रिटिसिज्म भी है, ये आपको ध्यान रखना, मैंने यही एक्सप्लेन कर दिया डायग्राम में, नीचे मैंने इसे पॉइंट की फॉर्म में लिखा है। तो अब प्रोसेस क्या है, प्रोसेस ये है कि जब कैपिटल स्टॉक K1 होगा तो हमारा जो डिमांड कर्व है फॉर द लेबर वो D1 यानी D अकॉर्डिंग टू K1 होगा। और अब आप देख सकते हैं ये मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व है और रियल वेज कितनी दे रहा है वो अकॉर्डिंग टू मॉडर्न सेक्टर WM, बट रियल वेज जो देगा वो हर लेबर को सेम ही तो देगा। अब हर लेबर को यानी 0 to L1 लेबर जो है, ये L1 लेबर जो एम्प्लॉय करी हमने, ये L1 जो यहाँ पे एम्प्लॉय करी है, इस सबको ये WM देगा। लेकिन प्रोडक्ट जो है मार्जिनल प्रोडक्ट फर्स्ट लेबर का हायर था, यहाँ पे देखिए, फिर सेकंड लेबर का उससे थोड़ा लोअर था। तो यानी ये जो ट्रायंगल का एरिया है ना फ्रेंड्स, ये सारा सरप्लस है और ये प्रॉफिट है। यानी इसने इतनी तो उसका जो वैल्यू ऑफ टोटल प्रोडक्ट आई है वो ये एरिया आया है 0 D1 और अपना ये T है पॉइंट T और L1, ओके। यानी ये वाला पूरा एरिया हमारा जो है वैल्यू ऑफ पूरा टोटल प्रोडक्ट है जो भी प्रोडक्शन हुई, और उसकी कॉस्ट कितनी हुई, ये रेक्टेंगल, ओके। तो ये ट्रायंगल इज द प्रॉफिट। अब मैं इसे इरेज कर देता हूँ क्योंकि डायग्राम बहुत क्लमजी हो जाएगा। सो ये आप समझ गए हैं। तब अब ये क्या करेगा, ये जो इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट होगा, ये जो प्रॉफिट होगा ये इसको री इन्वेस्ट करेगा और नया कैपिटल स्टॉक खरीदेगा, यानी नई 50 मशीन खरीदेगा। अब वो 50 मशीनें जो हैं उस लेबर की जो वो प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन हो रही थी, जल्दी जल्दी डिक्लाइन हो रही थी, उसके प्रोसेस को स्लो कर देगा। अब वही लेबर को ज़्यादा मशीन मिलेगी तो ज़्यादा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेगा, इसलिए टोटल प्रोडक्ट कर्व शिफ्ट हो जाएगा और मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व ऑफ लेबर भी शिफ्ट हो जाएगा टुवर्ड्स DK2। और ये प्रोसेस चलता रहेगा, और ये प्रोसेस जब तक चलता रहेगा जब तक री इन्वेस्टमेंट होती रहेगी कैपिटल स्टॉक में और जब तक सरप्लस लेबर रहेगी। सरप्लस लेबर जब खत्म हो जाएगी और लेबर सप्लाई का और जब अपवर्ड स्लोपिंग हो जाएगा, तब ये जो हमारा प्रॉफिट है इसका एरिया श्रिंक होना शुरू होएगा और हम एक पॉइंट पे आकर स्टैग्नेशन पे पहुंचने की तरफ बढ़ेंगे। तो ये बेसिकली प्रोसेस था। इस प्रोसेस से क्या होगा कि सरप्लस लेबर खत्म हो जाएगी इस सेक्टर से। यहाँ पे डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट वो अनएम्प्लॉयमेंट होती है, वो एम्प्लॉयमेंट होती है डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट, जहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी या तो 0 होता है या उससे भी कम यानी नेगेटिव में चला जाता है। तो वो फिनिश हो जाएगी और दोनों सेक्टर में लेबर का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा। सो ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, ये पूरा एक्सप्लेनेशन है, इसको आप रीड कर लेना एक बार। अब हम बात करते हैं सीधा लिमिटेशन की। देखिए वो प्रॉफिट जो मैंने आपको वहाँ पे बताया था वो D1 T WM जो है वो कब आता है, ये ट्रायंगल का एरिया, जब हम पूरे के पूरे उस टोटल रेवेन्यू में से हम कॉस्ट ऑफ लेबर को रिड्यूस करेंगे। अब ये पूरा प्रोसेस मैं आपको समझा चुका हूँ। अब हम बात करेंगे सिर्फ इज लिविस मॉडल रियली कैपिटल ड्रिवन, ये सेकंड पार्ट है हमारे क्वेश्चन का। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है नो। अब ये क्यों है ऐसा, उसके रीजंस हैं। दो चीज़ें मैंने बताई है कि जो लिविस मॉडल है वो बेसिकली दो चीज़ों पर बेस्ड है, और वो दो चीज़ें क्या हैं। एक तो इन्वेस्टर मस्ट री इन्वेस्ट, अगर री इन्वेस्टमेंट उसने रोक दी तो डेवलपमेंटल प्रोसेस और ट्रांसफर ऑफ सरप्लस लेबर फ्रॉम सबसिस्टेंस सेक्टर टू मॉडर्न सेक्टर रुक जाएगा। सेकंड, दैट इन्वेस्टमेंट मस्ट शिफ्ट प्रोडक्शन फंक्शन कर, और जो वो इन्वेस्टमेंट करेगा ना वो प्रोडक्शन फंक्शन को शिफ्ट करनी चाहिए अपवर्ड। जैसे आपने देखा था ये K1 था और फिर ये K2 था, ये K3 था, और ये कैसे आ रहे थे, ये यहाँ से आ रहे थे हमारे D1 से, D2 से, D3 से, और ये प्रॉफिट था, ये प्रॉफिट ये यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा था तो अपवर्ड शिफ्ट हो रहा था, फिर ऐसे ही प्रोसेस चलता जा रहा था। तो ये जो है टोटल प्रोडक्ट कर्व जब अपवर्ड शिफ्ट होता है तभी हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व राइटवर्ड शिफ्ट होता है, और टोटल प्रोडक्ट कर्व जब शिफ्ट होता है जब हम एक्स्ट्रा प्रॉफिट को री इन्वेस्ट करते हैं। तो पूछा ये गया है कि क्या ये री इन्वेस्टमेंट कैपिटल में ज़रूरी है? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये जो अपवर्ड शिफ्ट हो रहे हैं ना कर्व, टोटल प्रोडक्ट कर्व,
ये बिना कैपिटल में री इन्वेस्टमेंट के भी किए जा सकते हैं, और कैसे वो मैं आपको बताता हूँ, और वो रीजन बताने से ही हमारा आंसर सोल्व हो जाएगा। सी, इस नोट को आप एक बार रीड कर लीजिए। दिस इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी और शिफ्टिंग ऑफ टोटल प्रोडक्ट काउंट डज नॉट नेसेसरली इन्वॉल्व इन्वेस्टमेंट इन कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन में जरूरी नहीं है ये इन्वेस्टमेंट। दस ट्रांसफर ऑफ लेबर डज नॉट डिपेंड ऑन कैपिटल फॉर्मेशन और लुइस मॉडल इज नॉट कैपिटल ड्रिवन, बट प्रोडक्टिविटी ड्रिवन जरूर होना चाहिए, क्योंकि प्रोडक्टिविटी ड्रिवन होने से ही जो है टोटल प्रोडक्ट कर्व अपवर्ड शिफ्ट होगा और मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व ऑफ लेबर राइटवर्ड शिफ्ट होंगे। लेकिन जरूरी नहीं है उस टोटल प्रोडक्ट कर्व को शिफ्ट करने के लिए हमें कैपिटल में री इन्वेस्ट करना हो। हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास दो और ऑप्शन है। हम कर सकते हैं कि स्किलिंग में, एजुकेशन में, हेल्थ में, प्रोडक्टिव लेबर बनाने में शिफ्ट इन्वेस्ट कर दें, तो उससे क्या होगा, उससे भी तो फिर टोटल प्रोडक्ट कर्व अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। गिवन सेम K1, गिवन सेम K1, यहाँ पे भी कैपिटल स्टॉक K1 रहेगा 100 यूनिट्स और यहाँ पे भी 100 यूनिट्स रहेगा, लेकिन टोटल प्रोडक्ट कर्व अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगा और मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व भी D1 से D2 हो जाएगा। वो क्यों हो जाएगा, क्योंकि हमारी जो लेबर है अब वो ज़्यादा स्किल्ड है, एजुकेटेड है, हेल्दी है, वो मोर आउटपुट प्रोड्यूस करेंगे। ये जो अप्रोच है ये हमारे अमर्त्य सेन इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि कैपेबिलिटी, इसको कैपेबिलिटी अप्रोच बोलते हैं ना, कैपेबिलिटी अप्रोच बोलते हैं इसे। और वो ये भी कहते हैं डेवलपमेंट एज फ्रीडम। तो डेवलपमेंट जो है वो किसी कैपिटल की गुलाम नहीं होनी चाहिए, वो बेसिकली फ्रीडम बेस्ड होनी चाहिए। इंसानों की प्रोडक्टिविटी और इंसानों की ग्रोथ के हिसाब से ही डेवलपमेंट होनी चाहिए। सो ये जो है अमर्त्य सेन की जो फिलॉसफी है और उनकी जो थिंकिंग है उससे मैच करती है ये चीज़। अगर वही प्रॉफिट को हम एजुकेशन स्किल में री इन्वेस्ट करें तो बिना कैपिटल लगाए भी प्रोडक्टिविटी राइज होनी थी। सेकंड, हम क्या कर सकते हैं, री इन्वेस्ट कर दें उसको R&D में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में क्या होगा कि सिमिलर कैपिटल स्टॉक की हेल्प से भी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी फार्म की। अब GM टेक्नोलॉजी के अगर सीड ले आए तो हमें कोई क्या कहते हैं नए ट्रैक्टर्स वगैरह और ये सब लाने की ज़रूरत तो नहीं है, क्योंकि सीड में ही इंजीनियरिंग लगी हुई है, सीड में ही नई टेक्नोलॉजी है, वो खुद ही बढ़ा देगा। सिमिलरली mRNA वैक्सीन जो भी मॉडर्ना और फाइजर प्रोड्यूस कर रहे हैं, आपको क्या लगता है उसमें क्या नया कैपिटल स्टॉक चाहिए था? नहीं, सेम कैपिटल स्टॉक पर ही प्रोडक्शन कर रही है, बस टेक्नोलॉजी बदल गई है। और वो टेक्नोलॉजी के ऊपर बदली कैसे है, जब टेक्नोलॉजी पर एक्सपेंडिचर हुआ है। तो यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी टोटल प्रोडक्ट कर्व को K1 से मोर टोटल प्रोडक्ट कर्व पर शिफ्ट कर सकते हैं, TP1 TP2 पर शिफ्ट कर सकते हैं, TP1 से विद सिमिलर कैपिटल। सो ये हो गया आपका आंसर। अब लिमिटेशन की बात कर लेते हैं। तो लिमिटेशन ये है कि लिविस ने एज्यूम करा कि जब री इन्वेस्टमेंट करी जाएगी नई कैपिटल में तो जो मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व है वो राइटवर्ड शिफ्ट होएगा, यानी ये कर्व जो था यूं आएगा D2, ये D2 होगा। तो D2 जब राइटवर्ड शिफ्ट होएगा तो यानी डिमांड फॉर लेबर इंक्रीज हो जाएगी और हमारी जो है L2 लेबर हो जाएगी। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि वो जो री इन्वेस्टमेंट करे ऐसी कैपिटल में करे जो कि लेबर सेविंग है, यानी लेबर की एम्प्लॉयमेंट घटाए, यानी एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी घटाए। और वो शिफ्ट कैसा होगा फ्रेंड्स, वो ऐसा शिफ्ट होगा, पीवर्ड शिफ्ट होगा, जिसमें कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लेबर है उन सब की प्रोडक्टिविटी तो बढ़ गई है लेकिन फर्दर लेबर की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो यहाँ पे इस प्रोसेस में क्या होगा, डेवलपमेंट प्रोसेस पे ब्रेक लग जाएगा। इस डेवलपमेंट प्रोसेस पे ब्रेक लग जाएगा। क्यों? क्योंकि ट्रांसफर ऑफ सरप्लस लेबर रुक जाएगा, ट्रांसफर रुक जाएगा ऑफ सरप्लस लेबर। ओके, तो ये आप समझ गए, एक क्रिटिसिज्म है। दूसरा, अनरियलिस्टिक अजम्पशन ऑफ कॉम्पिटिटिव लेबर मार्केट, ये मैं बता चुका हूं, लेबर यूनियन हो सकती है। थर्ड, लिविस डिड नॉट कंसीडर द ग्रोथ इन एग्रीकल्चर सेक्टर। अच्छा, लिविस साहब ने ये तो कंसीडर नहीं किया
कि जो टोटल प्रोडक्ट कर्व लेबर वो जो टोटल प्रोडक्ट कर्व एग्रीकल्चर सेक्टर में था वो भी तो शिफ्ट हो सकता है अपवर्ड, और अगर वो अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगा तो हमें फिर मॉडर्न कैपिटल बेस्ड ये जो इन कैपिटल इन्वेस्टमेंट बेस्ड मशीनरी बेस्ड नई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की जो तरफ जाने की ज़रूरत ही नहीं है ना। और ये कैसे होएगा अगर हम टेक्नोलॉजी का यूज़ एग्रीकल्चर में करने लग जाए। और इसका एग्जांपल क्या है, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड के बारे में आपको एक चीज़ बताता हूँ फ्रेंड्स, यहाँ पे ना सच में दूध की नदियाँ बहती हैं। फॉर एग्जाम्पल कैसे वो बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये आप इस बात से समझ सकते हैं कि हमारे यहाँ पे जैसे टैप वाटर होता है ना, वहाँ पे टैप होती है मिल्क की हर घर में, मेजोरिटी हर घर में नहीं, मिल्क टैप होती है वहाँ पे। सीधा डेयरी से जहाँ पर प्रोड्यूस हुआ मिल्क टैप की हेल्प से घर में पहुँच जाएगा। तो इन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट जो है और जो टेक्नोलॉजिकल इन्वेस्टमेंट है और जो टोटल प्रोडक्ट कर्व है अपना एग्रीकल्चर सेक्टर में ही बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर दिया। इसीलिए तो इंडिया डर गया उससे, RCEP से। इसीलिए हम लोग RCEP से जुड़े नहीं हैं। RCEP जो ट्रेड डील होनी थी एशियान इकोनॉमीज के साथ और जो और एक्स्ट्रा 6 इकोनॉमीज थी इंक्लूडिंग चाइना, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड, क्योंकि वहाँ पे जो हमारा डेयरी सेक्टर था उसको बहुत खतरा था, क्योंकि बहुत कॉम्पिटिटिव है न्यूजीलैंड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में और डेयरी प्रोडक्ट्स में। फोर्थ, नेग्लेक्ट ऑफ एग्रीगेट डिमांड। अब एग्रीगेट डिमांड जो प्रोड्यूस कर रहा है मॉडर्न सेक्टर जो प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, सप्लाई। अब वो सप्लाई अगर खरीदी ही नहीं एग्रीकल्चर सेक्टर ने डिमांड ही नहीं करी तो ये प्रोसेस यहाँ पर रुक जाएगा। और आप ये सोचिए कि अगर एग्रीकल्चर सेक्टर डिमांड कर रहा है और ये प्रोग्रेस कर रहा है, रिच हो रहा है एग्रीकल्चर सेक्टर भी, तो एग्रीकल्चर सेक्टर जब रिच हो रहा है तो फिर हमें ज़रूरी नहीं कि हम मॉडर्न सेक्टर से ही सरप्लस की तरफ सरप्लस लेबर जाए, फिर वो यहीं पे भी एब्जॉर्ब होने लग जाएगी, है कि नहीं। जैसे कि इंडिया जो है अभी एवरग्रीन रेवोल्यूशन की बात कर रहे हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में। यहाँ पे हम फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ की बात कर रहे हैं, फूड पार्क्स, फूड प्रोसेसिंग। तो ये क्या है, ये एक तरीका ही है कि जो लिविस मॉडल का सरप्लस लेबर का जो ट्रांसफ़र हम चाहते हैं इंडस्ट्रियल यानी मशीनरी वाले सेक्टर में, फर्म्स वाले सेक्टर में, इनमें ट्रांसफ़र हो, वो फिर उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर ही बहुत सारी लेबर जो डिस्गाइज लेबर है वो एम्प्लॉय हो जाएगी। सो ये एक क्रिटिसिज्म है, ये मैं बता चुका हूँ। ज़रूरी नहीं है वो इन्वेस्ट करेंगे कैपिटलिस्ट, इतना ज़्यादा उन पर भरोसा करना ठीक नहीं है। 6th पॉइंट, टेड शूट्स, ये एक एम्पेरिकल स्टडी है, इसको आप कोट कर सकते हो अगर एग्जाम में पूछा जाएगा क्वेश्चन। और जब आप इसे कोट करोगे आई कैन अश्योर यू दैट 1 मार्क्स आपको ज़्यादा मिलेगा बाकी स्टूडेंट से। और ये पॉइंट ये है दैट टेड शूट्स ने 1964 में एक स्टडी करी थी और वो थी बेस्ड ऑन इंडियाज़ इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ 1918-19। तो हुआ ये था 1918-19 में फेमीन हुआ था, ओके, और एपिडेमिक हुआ था। कौन सा एपिडेमिक हुआ था? स्पेनिश फ्लू हुआ था, गलत बोल दिया मैंने, फेमीन, स्पेनिश फ्लू हुआ था, ओके। और उससे क्या हुआ था, स्पेनिश फ्लू से बहुत सारी डेथ हो गई थी। अब डेथ हो गई तो इसका मतलब सरप्लस लेबर क्या होएगी, रिड्यूस हो जाएगी। सरप्लस लेबर रिड्यूस हो जाएगी और जब सरप्लस लेबर रिड्यूस होएगी तो क्या बोलते हैं आपका लिविस मॉडल कहता है कि फिर जो है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर यानी जो एग्रीकल्चर सेक्टर में है वो इंक्रीज हो जाएगी। बट इन्होंने पाया कि ऐसा कुछ इंक्रीज नहीं हुआ था और उसका इंडिकेटर था कोई एक्रिएज सोन में कोई इंक्रीज नहीं हुआ था। देयर वाज नो इंक्रीज इन एक्रिएज सोन क्रॉप्स, ओके। तो यानी एम्पेरिकली भी ये मॉडल फेल हो गया। अब बात करते हैं हम, प्रीवियस ईयर में एक और क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स लिविस मॉडल पे और इसका आंसर मैं दे चुका हूँ। आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है कि क्या आंसर है इसका। मैंने इस एक्सप्लेनेशन में ही अमृता सेन से रिलेटेड आर्गुमेंट कर दी है।
तो आप देखेंगे कि लुईस मॉडल हमेशा बेसिकली इस फॉर्म में आता है। एक पार्ट में तो उसका प्रोसेस को एक्सप्लेनेशन मांगते हैं एग्जामिनर, और सेकंड पार्ट में हर बार कोई नया ट्विस्ट होता है। तो ये आप तभी आंसर कर सकते हैं जब बहुत सा बाकी और भी सारे मॉडलों से आप इसे रिलेट करते रहें। जैसे फॉर एग्जांपल रिकार्डियन मॉडल से आप कैसे रिलेट करेंगे, ओके ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, पूछा जा सकता है कि कितना रिलेशन है लेविस मॉडल में रिकार्डियन मॉडल में, क्या क्या डिफरेंसेस हैं इनमें। ओके कोई भी सब पार्ट में कुछ नई चीज़ पूछा करेंगे तो उसके लिए आपको कॉम्प्रिहेंसिवली सारे टॉपिक्स पढ़ने ज़रूरी है, तभी आप ये एक्स्ट्रा मार्क्स ले सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं एक दूसरे से। अब बात करता हूं मैं एक और क्वेश्चन जो पूछा गया था कंपलसरी, क्वेश्चन 5 सब पार्ट बी। इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी डिस्कस इन डिटेल द वेरियस स्टेजेस ऑफ इंटरनेशनल प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। अब इस आंसर को मैं मॉडर्ना और फाइजर वैक्सीन की हेल्प से एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपको याद रहे। देखिए जो टेक्नोलॉजिकली एडवांस और जहाँ पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट बहुत अच्छा होता है और डेवलप्ड कंट्रीज होती है, वो क्या करती हैं, नया प्रोडक्ट इनोवेट करती है। ठीक है, ये जो ब्लू लाइन है ये कंजम्पशन की लाइन है, कंजम्पशन की लाइन ये ब्लू लाइन, और जो रेड लाइन है ये प्रोडक्शन की लाइन है। ओके सिमिलरली ये इमिटेटिंग कंट्री के लिए, यानी ये इंडिया के लिए है, इमर्जिंग कंट्रीज के लिए, और ये फॉर एग्जांपल यूएस के लिए है। जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल आई एम सेइंग यूएस, कोई भी कंट्री हो सकती है और यहाँ पे भी कोई भी कंट्री हो सकती है। अब इन्होंने मॉडर्ना फाइजर टेक्नोलॉजी डेवलप करी, और जब डेवलप करी तो उन्होंने प्रोडक्शन करी यहाँ तक, इतनी प्रोडक्शन है और कंजम्पशन भी इतनी ही है, तो यानी सरप्लस तो कुछ बचा नहीं, तो इसीलिए यूएस कोई एक्सपोर्ट नहीं कर रहा है मॉडर्ना फाइजर, सिर्फ अपनी कंजम्पशन के लिए कंजम्पशन के लिए ही उसने प्रोडक्शन किया। और ये है फर्स्ट स्टेज ऑफ द मॉडर्ना फाइजर वैक्सीन, mRNA बेस्ड वैक्सीन। अब सेकेंड स्टेज में क्या होगा, सेकेंड स्टेज में ये होगा फ्रेंड्स कि ये इस प्रोडक्ट को परफेक्शन में लेके आएगा और इसकी जो प्रोडक्शन की कैपेसिटी है उसको इंक्रीज करेगा ताकि ज़्यादा रैपिडली ओवर प्रोड्यूस कर पाए और लोअर कॉस्ट पे प्रोड्यूस कर पाए। ओके, और जब ऐसा होगा तो इसके पास सरप्लस बचेगा कुछ, यानी ये ब्लू लाइन तो सेल्फ कंजम्पशन है, अब यहाँ से कंजम्पशन के बाद भी ये एक्स्ट्रा बच रहे हैं सेकंड स्टेज ऑफ प्रोडक्शन में, यहाँ तक ये देखिए एक्स्ट्रा बच रहा है। अब ये जो एक्स्ट्रा बच रहा है ये वाला, इसको ये एक्सपोर्ट करेगा इमिटेटिंग कंट्री को, यानी इमर्जिंग कंट्री को। अब इसकी प्रोडक्शन यहाँ पे देखिए रेड लाइन प्रोडक्शन की थी, जीरो है यहाँ पे प्रोडक्शन, लेकिन कंजम्पशन तो है, ब्लू लाइन कंजम्पशन की है, तो यानी कंजम्पशन इतनी है और प्रोडक्शन जीरो है, तो ये ट्रायंगल मैचेस विद दिस ट्रायंगल, यानी ये जो एक्सपोर्ट करेगा ये इंपोर्ट करेगा। अब थर्ड स्टेज में क्या होगा कि इसे ये लगना शुरू होएगा कि ये बेनिफिशियल है कि हम जो है लाइसेंस दे दें इंडिया जैसी कंट्रीज को और बाकी सारियों को, क्योंकि हम कितना अपने आप प्रोड्यूस करेंगे, उनको भी प्रोडक्शन के लिए लाइसेंस दे देते हैं और वहाँ से रॉयल्टी ले लेते हैं, यानी वॉलंटरी लाइसेंसिंग यूज़ करते हैं और उन्हें लाइसेंस देते हैं और वहाँ से रॉयल्टी लेते हैं और वो प्रोडक्शन करते रहेंगे। ठीक है, और इसमें क्या है, अब ये परफेक्शन और ज़्यादा मैच्योर हो चुका होगा प्रोडक्ट, तो इसकी जो प्रोडक्शन की टेक्निक है उसमें जो भी कमियां हैं वो सारी खत्म हो चुकी होंगी, और अब ये सेफ होगा डेवलपिंग कंट्रीज की प्रोडक्शन के लिए भी। तो अब जब ये इन्हें लाइसेंस देगी तो डेवलपिंग कंट्रीज में प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा, ये रेड लाइन प्रोडक्शन की है, और जब यहाँ पे प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा तो ये लोग इंपोर्ट भी कम कर देंगे, ये कंजम्पशन की लाइन है तो ये इंपोर्ट कम होना शुरू हो जाएगा, और क्योंकि इन्होंने इनको लाइसेंस दे दिया है तो इनका एक्सपोर्ट भी घटने लगेगा, क्योंकि अब ये भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं वर्ल्ड मार्केट में। अब फोर्थ स्टेज में क्या होगा फ्रेंड्स, फोर्थ स्टेज में क्योंकि इंडिया के अंदर जो है सरप्लस लेबर है और जो रेगुलेटरी लॉज है, एनवायरमेंटल लॉज है, उनकी भी इतनी कॉस्ट नहीं है, क्योंकि रेजीम जो है रेगुलेटरी रेजीम काफ़ी ईजी है, यहाँ पे आप पोल्यूशन फैला सकते हो, इतना मुश्किल नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पे कॉस्ट कम्पिटिटिवनेस रहेगी और इंडिया जो है फिर प्रोडक्शन और ज़्यादा करने लग जाएगा, यूएस से भी कंपटीशन करने लग जाएगा प्रोडक्शन में।
और यूएस का जो ध्यान है वो फिर किसी और नई टेक्नोलॉजी की प्रोडक्शन पे चला जाएगा, क्योंकि वो 15-20 सालों तक बहुत प्रॉफिट कमा चुके होंगे। तो वो भी सोचेंगे चलो जेनरिक मेडिसिन जो अब बेच रहे हैं, जेनरिक मेडिसिन के फॉर्म में अब जो बेच रहे हैं mRNA टेक्नोलॉजी बेस्ड वैक्सीन इंडिया, उसको बेचने दो, तो उनका एक्सपोर्ट गिरने लगेगा और इंडिया का एक्सपोर्ट बढ़ने लगेगा इन थर्ड कंट्रीज। यानी अफ्रीका में जो यूएस एक्सपोर्ट कर रहा था वो एक्सपोर्ट उसका गिरने लगेगा और इंडिया का बढ़ने लगेगा। क्यों? क्योंकि यूएस अब को अब ज़्यादा प्रॉफिट नहीं लग रहा है इसमें, अब प्रॉफिट मार्जिन गिर गया है, तो वो नए प्रॉफिट मार्जिन के लिए, नए सुपर नॉर्मल प्रॉफिट के लिए और नई टेक्नोलॉजी में काम करना शुरू कर देगा और ये एवरेज प्रॉफिट अर्न करने के लिए गरीब कंट्रीज लाइक इंडिया के लिए छोड़ देगा। अब लास्ट स्टेज में क्या होगा? लास्ट स्टेज में ये होगा कि वो अपनी कंजम्पशन एमआरएन टेक्नोलॉजी की प्रोडक्शन, वैक्सीन की प्रोडक्शन इतनी कम कर देगा कि वो इंडिया से खुद इंपोर्ट करेगा और यहाँ पे इंडिया जो है प्रोडक्शन बढ़ा देगा। और इसीलिए आप देखेंगे बहुत सारी जेनरिक मेडिसिन इंडिया एक्सपोर्ट करता है यूएस को, जिसकी की टेक्नोलॉजी बनाई थी यूएस ने, क्योंकि अब वो बेनिफिशियल नहीं है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट नहीं है। और यूएस जो है, एडवांस कंट्रीज जो है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट के लिए काम करते हैं। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मतलब भाई 50-60% प्रॉफिट आ रहा हो, और इमर्जिंग कंट्रीज लाइक 10% प्रॉफिट से भी काम चला लेंगे। ओके, तो ये बेसिकली 5 स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन थी। तो ये इमिटेटिंग कंट्री जो थी उसका प्रोडक्शन और कंजम्पशन था। ओके, ये वाला कर्व और ये हमारा, ये वाले कर्व हमारे इनोवेटिंग नेशन के लिए था। तो दैट्स इट। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो आप इन नोट्स को यूपीएससी अखाड़ा के टेलीग्राम से ले सकते हैं, और ये सारे नोट्स हैं पीडीएफ की फॉर्म में, इसको आप रीड कर लीजिए। बेसिकली मैंने यही इस वीडियो में एक्सप्लेन करा है। सो फॉर फर्दर गाइडेंस यू कैन टॉक टू मी और व्हाट्सएप मी एट 8920867614। Okay then, bye bye, take care, keep studying.